जय हिंद। यूपी टीजीटी कला आर्ट में आपका अगला प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें आपको हम एक क्वेश्चन कराने पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उसके अंदर तैयार करवा दिया जाता है। तो अब हम अगला सेट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो 6वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, कि भारतीय चित्र षड़ांग के सूत्रधार कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चित्र के षड़ांग सूत्रधार कौन है। तो आपका विकल्प है यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास और शुक्राचार्य। तो आपका सही उत्तर है यशोधर पंडित। ठीक है, भारतीय चित्र के षड़ांग जो है सूत्रधार कौन है, तो यशोधर पंडित हैं। तो आपका सही जवाब कौन सा हो गया, यशोधर पंडित। ठीक, अब आगे देखते हैं यशोधर पंडित के बारे में थोड़ा सा कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं। यशोधर पंडित जयपुर राजा, कह रहे हैं यशोधर पंडित जयपुर की राजा जय सिंह प्रथम की सभा के प्रख्यात विद्वान थे। मतलब जो यशोधर पंडित हैं वो जयपुर के राजा जो जय सिंह हैं वो प्रथम सभा की प्रख्यात विद्वान थे। ठीक, एक ये देंगे कि यशोधर पंडित किस राजा के प्रथम विद्वान थे, मतलब जयपुर राजा जय सिंह के सभा के प्रथम विद्वान थे। एक यह ध्यान देंगे। दूसरा कह रहा है इन्होंने वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र, मेन टॉपिक इसका है, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र के पहले अधिकरण के 3रे अध्याय पर टीका लिखा है। ठीक, इसमें आपका यह देखेंगे कि जो आपका वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है कामसूत्र, ठीक, पहले अधिकरण के 3रे अध्याय पर टीका लिखा और आलेख के 6 अंग बताएं। ठीक, यशोधर पंडित क्या बताए हैं, जो टीका लिखा उसके आलेख के 6 अंग बताए हैं। जिसमें देखिए कामसूत्र पर इन्होंने 11वीं शताब्दी में जय मंगला नाम से टीका लिखा। ठीक, जो कामसूत्र है उस पे इन्होंने 11वीं शताब्दी में जय मंगला नाम से एक टीका लिखा था। कौन, यशोधर पंडित ने। आपके जो क्वेश्चन जो पूछा है भारतीय चित्र षड़ांग के सूत्रधार यशोधर पंडित है, यशोधर पंडित का एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन उसमें यहीं पर यशोधर पंडित जो है राजा जय सिंह के सभा के विद्वान भी हैं और इन्होंने एक जय मंगला नाम से टीका भी लिखा है। ठीक, 2-3 सूत्र यहाँ अपन क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओस्टवाल्ड के कितने रंगों को रजत चक्र में रखा है। कह रहा है ओस्टवाल्ड ने, ठीक, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रजत चक्र में रखा है। 4 रंगों में, 3 रंगों में, 8 रंगों में, 6 रंगों में। आपका सही उत्तर है 8 रंगों में। ठीक, जो ओस्टवाल्ड हैं उन्होंने रजत चक्र में कुल 8 रंग को रखे हैं। तो अब ओस्टवाल्ड के थोड़ा बारे में जानकारी लेते हैं। ओस्टवाल्ड प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे। कौन, जर्मन विद्वान। ठीक, ओस्टवाल्ड हमारे जर्मन विद्वान थे। इन्होंने एक रजत चक्र कल्पित किया था जिसमें 8 आदर्श रंगों को रखा गया था। एक रजत चक्र जो कल्पित किए थे जिसमें कई रंग, 8 रंग आदर्श रंगों को रखे थे। इसमें से 4 प्रधान रंग हैं। कितने, 4 प्रधान रंग हैं। ठीक, जो शुद्धतम और चमकदार माने जा गए हैं। तो 4 प्रधान रंग हैं, शुद्धतम और चमकदार माने गए हैं। जैसे देखिए प्राथमिक रंग में आपका प्राथमिक रंग में आ जाएगा, प्राथमिक रंग में नीला, लाल, पीला। ठीक, प्राथमिक कौन कौन सा है, लाल, नीला और पीला जा रहा है। ठीक, और बाकी द्वितीयक रंग में हरा, बैगनी, नारंगी आता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला और द्वितीयक रंग हरा, बैगनी, नीला है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो हुआ है, ओस्टवाल्ड ने रजत रंगों जो चक्र में रखे तो कुल 8 रंग रखे हैं। प्राथमिक रंग पता हो गया, द्वितीयक रंग पता हो गया, 4 प्रधान रंग है जो शुद्धतम और चमकदार माने गए हैं, ये पता हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न है उत्कीर्णन कार्य
उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो विकल्प है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। ठीक, तो आपका तीसरा जो आंसर होगा मूर्तिकार। ठीक, उत्कीर्णन का जो संपादित होता है वह किसके द्वारा? मूर्तिकार द्वारा संपादित होता है। अब उत्कीर्णन का विशेषता है क्या है, थोड़ा उसके बारे में जान करते हैं। उत्कीर्णन कला का कार्य मूर्तिकार द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक, उत्कीर्णन जो कला है वो कार्य मूर्तिकार द्वारा संपादित किया जाता है। एक लाइन यह ध्यान देंगे। ठीक, लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर आदि को गढ़ कर छील कर, ठीक, लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर को गढ़ छील करके अलंकृत करने या मूर्ति बनाने को उत्कीर्णन या नक्काशी करना कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्काशी करना कहते हैं। ठीक, अब उत्कीर्णन कला क्या होता है? उत्कीर्णन मतलब कि लकड़ी का, हाथी दांत का, पत्थर को गढ़ छील करके जो अलंकृत तैयार की जाती मूर्ति बनाने का किया जाता है काम, वह उत्कीर्णन या नक्काशी का होता है। तो आगे फिर क्या रहा है, एक आप यह ध्यान देंगे इतना। दूसरा क्या है, कश्मीर की बनी अखरोट की लकड़ी, जैसे कश्मीर की बनी जो अखरोट की लकड़ी है उत्कीर्णन की वो सबसे सुंदर होती है। जो कश्मीर की अखरोट की लकड़ी के जो उत्कीर्णन बनाई जाती है वो विश्व में सबसे सुंदर मानी जाती है। एक नियम याद है, कहाँ के पूछा जाता है कि किस जगह की अखरोट की लकड़ी का उत्कीर्णन विश्व प्रसिद्ध है, तो कश्मीर की लकड़ी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा कह रहा है, चौथा प्रश्न है, मुगल चित्रकला में स्याही कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? कह रहा है मुगल चित्रकला स्याही कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? अब जो स्याही कलम का विकास हुआ तो कौन से बादशाह के दरबार में हुआ था? आपका विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, आपका सही उत्तर होगा शाहजहां। ठीक, फिर क्या होगा? शाहजहां। तो मुगल चित्रकला में जो स्याही कलम है उसका विकास जो आपके बादशाह थे शाहजहां, उनके दरबार में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रखा गया। तो यहाँ पर एक मुख्य बिंदु यहाँ पर यह हो जाता है, किसके शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? तो किसके शासनकाल में? शाहजहां के। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में भवन निर्माण, ये देंगे, ध्यान देंगे, भवन निर्माण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रखा है। फिर लिखा है शाहजहां द्वारा निर्मित कला पूर्ण भवनों में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, ठीक, और दीवान एक खास। इतना, जैसे जो उनका उनके द्वारा जो बना गया था उनके शासनकाल में, मोती मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है, लाल किला भी है और दीवान एक खास, ठीक, उल्लेखनीय माना गया। आगे कह रहा है शाहजहां की कला को वास्तुकला स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो शाहजहां की काल था, जो शाहजहां की काल है उसको वास्तुकला या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान देंगे। पूछा था किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपका स्याही कलम शाहजहां का हो गया। ठीक, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में कर्णवत रेखाएं, क्या कह रहा है? चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? आपका जो विकल्प है उदासी का, व्याकुलता का, उलझन का, अनिश्चितता का। तो चित्र में जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वो हम व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। ठीक, व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। आपका सही उत्तर हो गया व्याकुलता। किसी चित्र में कर्णवत रेखाएं व्याकुलता के भाव को अभिव्यक्त करती हैं, आपको यह ध्यान देना है। दूसरा, कर्णवत रेखाएं क्रमशः
जो कड़ोत रेखाएं हैं वो संक्रमण गति क्रियाशीलता को प्रकट करती हैं। ये भी यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कड़वत रेखाएं हैं वो व्याकुलता को तो व्यक्त करते ही हैं, संक्रमण गति को भी और क्रियाशीलता को भी प्रकट करती हैं। यहाँ दो दो ध्यान बिंदु और ध्यान देंगे। फिर कह रहा है सरल रेखाओं में निश्चय एवं कठोरता होती है। जो सरल रेखाएं होती हैं निश्चय एवं कठोरता होती हैं, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे। तीसरा कह रहा है जो कड़वत रेखाएं हैं, जो सरल रेखाएं विश्राम और तथा शांत का, ठीक, जो सरल रेखा विश्राम और शांत को निष्क्रियता आदि को व्यक्त करते हैं। तो आप इतना ध्यान देंगे इसका। कड़वत रेखा के बारे में व्याकुलता हो गया आपका सही उत्तर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है सित्तनवासन की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है। कह रहा है सित्तनवासन की जो गुफा है वह मंडप किस नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, कृष्णा। आपका छठवां का सही उत्तर होगा कृष्णा नदी के, ठीक। किस नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के। और शीतलवासन गुफा के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कह रहा है शीतलवासन शब्द का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास निवास अंत है, ठीक। शीतलवासन शब्द का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास अंत है। यह जैन धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। किसके, जैन धर्म के। एक मेन बिंदु यहाँ पर आ गया, जैन धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। फिर कह रहा है शीतलवासन के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। पूछता है किस गुफा में किस गुफा के में बरामदे में कमल वन का आलेखन है। आपका होगा शीतलवासन की जो गुफा है उसके बरामदे में कमल वन का एक आलेखन पाया जाता है, ठीक। तो इसमें कुछ मेन बिंदु यह भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सातवां का रहा है प्रजनन एवं विकास। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, ठीक। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। आपका विकल्प है हरा, लाल, नीला, नारंगी, ठीक। तो प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग जो है आपका हरा है, ठीक। कौन सा है, हरा है। इसमें कुछ थोड़ा सा मेन बिंदु देख लेते हैं। हरा रंग प्रजनन और विकास के प्रतीकात्मक रंग माना जाता है। जो लाल रंग है वह सर्वाधिक उत्तेजित एवं आकर्षक माना जाता है, ठीक। लाल रंग क्या कहता है, सर्वाधिक उत्तेजित और आकर्षक माना जाता है। जो नीला है वह शांत, मधुर, निष्क्रिय, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का प्रतीकात्मक है, ठीक। जो आपका नीला रंग हो गया, यहाँ पर केवल प्रजनन और विकास का पूछा तो हरा मारेंगे, और बाकी जो हम इसमें बता दे रहे हैं जो लाल रंग है वह सर्वाधिक उत्तेजक एवं आकर्षक रंग है, ठीक। लाल रंग को माना जाता है। नीला को हमेशा शांत, मधुर, निष्क्रिय, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का प्रतीक माना जाता है। फिर जो पीला रंग है वह सर्वाधिक चमक एवं प्रकाशयुक्त माना जाता है, ठीक। किंतु सबसे कम लोकप्रिय, लेकिन जो पीला रंग है सबको कम प्रिय है, ठीक। और बैगनी जो रंग है वह राजर्षी रंग है। कौन सा है, बैगनी रंग राजर्षी रंग माना जाता है। तो आपको सभी रंग के बारे में बता गया। एक क्वेश्चन पे आपको इतना सारा मैटर मिल गया है, ठीक। मतलब प्रजनन और विकास का हरा हो गया, तो लाल वाला कौन सा हो गया, सर्वाधिक उत्तेजक और आकर्षक हो गया। तो नीला वाला हो गया मधुर, शांत, निष्क्रियता, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का हो गया। और फिर आपका बैगनी पीला हो गया, सर्वाधिक चमक एवं प्रकाशयुक्त माना जाता है, बैगनी राजर्षी माना जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आठवां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस चित्र शैली में, कह रहा है किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। आपका विकल्प है जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़, कुल्लू, ठीक। तो आपका सही उत्तर इसका होगा किशनगढ़। जो आपका किशनगढ़ शैली है वह राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। अब बनी ठनी कौन है, राधा कौन है, तो इसका देखिए राजा राजा सावन सिंह की एक पासवान बनी ठनी, ठीक। राजा सावन सिंह की एक पासवान है बनी ठनी जिनसे उन्हें प्रेम हो गया था,
किससे? राजा सामंत से प्रेम हो गया था। बनी ठनी नामक चित्र निहाल चंद्र ने बनाया था। ठीक, और जो बनी ठनी चित्र है, बनी ठनी एक राधा एक पासवान भी है, और उनको चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद्र ने बनाया था। ये सब ध्यान देंगे। देखिए, राजा सामंत सिंह की पासवान कौन है? बनी ठनी, और उनसे उनका प्रेम हो गया, तो जो निहाल चंद्र है वह बनी ठनी के एक चित्र बनाए थे। ठीक, फिर क्या बनी ठनी को राजा सावंत सिंह का राधा का प्रतिरूप मानते हैं। जैसे जो राजा सावंत सिंह है वो बनी ठनी को अपना राधा का प्रतिरूप मानते हैं, इसलिए राधा का मतलब इसलिए बनी ठनी का जो दूसरा नाम है वो राधा भी है, और जो सावंत हैं उनका नाम नागरी भी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नागरी भी रख दिया। किसके कारण? राधा बनी ठनी के कारण। ठीक, तो इतना मैटर आपको यहाँ पर मिलता है एक क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला करते हैं हम। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि नवा क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों को मनोरम चित्रण किया है। क्या कर रहा है? एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। ठीक, बनारस के घाटों का सबसे मेन पॉइंट है, बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। विकल्प है राम कुमार, एस कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य, एम एस हुसैन। ठीक, आपका सही उत्तर होगा जो बनारस के घाटों का एक प्रकार से मनोरम चित्रांकन किए थे वह आपके राम कुमार हैं। ठीक, कौन है? राम कुमार। समझ में आ गया? ठीक, तो आगे इसका सही उत्तर हो गया कौन? राम कुमार। अब बनारस के घाटों का मनोरम चित्र कौन किसने किया था? राम कुमार ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 10वां क्वेश्चन करा है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? ठीक, जो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर हैं किस सचित्र पोथी में अंकित है? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? विकल्प है वसंत विलास, चित्र कल्पुदम, कालकाचार, कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा कालकाचार। ठीक, कालकाचार के बारे में देखेंगे। कालकाचार कथा में कई तीर्थंकरों ने चित्र सहित दृष्टांत मिलते हैं। ठीक, उसमें नेमिनाथ, ऋषभनाथ, पारस आदि तीर्थंकरों के जैन जो कला है प्राचीन उदाहरण है। तो 10वें का जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो किस चित्र पोथी के चित्रित हैं? कालकाचार। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वां कह रहा है, सड़ंग का पहला अंग है। इसका सड़ंग का पहला अंग है तो प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद, भाव। 11वें क्वेश्चन का सड़ंग का पहला अंग कौन है? रूप भेद। पहला अंग रूप भेद है। तो देखते हैं सड़ंग का पहला अंग क्या है? रूप भेद है। चित्त सड़ंग के सूत्रधार यशोधर पंडित हैं। जो सड़ंग के सूत्रधार हैं वो यशोधर पंडित हैं। इन्होंने काम सूत्र पर टीका लिखा था। किस पर? काम सूत्र पर टीका लिखा था और 6 अंग बताए। कितने अंग बताए? 6 अंग बताए। और 6 अंग कौन सा है? रूप भेद पहला अंग हो गया, प्रमाण दूसरा अंग हो गया, भाव तीसरा हो गया, लावा योजना चौथा हो गया, सादृश्य पांचवा हो गया, वड़िका भंग छठवां हो गया। तो आप इतना ध्यान देंगे। तो पहला पूछा है तो रूप भेद, दूसरा पूछता प्रमाण, तीसरा पूछता भाव, लावण, योजना, सादृश्य और वड़िका भंग। ये सब आपके सड़ंग के अंग हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा किस प्रसिद्ध कृति का है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? विकल्प है आदित्य कुमार हलदर, विकल्प क्या? आसित कुमार हलदर, यामिनी राय, नंदलाल बसु, अमीरनाथ ठाकुर। आपका सही उत्तर है 12वें का अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक, अब अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल में जन्मे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर बंगाल के जन्मे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, ये 2 पॉइंट ध्यान देंगे। इनके अन्य चित्र हैं।
इनके चित्र देख लेते हैं। जैसे इनका चित्र कौन कौन सा है? बुद्ध जन्म, ठीक, गणेश जननी, इन्हीं की कृत है। बुद्ध और सुजाता, महापुराण, ताजमहल, प्रारंभिक कला गुरु इटालियन कलाकार के गिलहर्डी। मतलब इनके प्रारंभिक जो गुरु हैं इटालियन कलाकार कौन है? गिलहर्डी थे, ठीक। तो इनका ध्यान देंगे, इनके कुछ चित्र हो गए। और प्रारंभिक जो जिनके गुरु हैं इटालियन कौन है? गिलहर्डी, ठीक। तो आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? आपका विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्या क्या विकल्प है? हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां। तो 13वें का आपका सही उत्तर होगा अकबर, ठीक। जो आपका रामचरितमानस की रचना हुई थी वो किस मुगल शासन काल में हुई थी? अकबर के। तो रामचरितमानस की रचना मुगल सम्राट अकबर के समय में हुई थी, इतना एक ध्यान देंगे। फिर कह रहा है रामचरितमानस को अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। रामचरितमानस को अवधी भाषा में किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन, सॉरी 14वां क्वेश्चन हमारा है स्थिर मुख आकृति होती है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसा, ओम आकृति जैसा। तो 14वें का आपका सही उत्तर होगा अंडाकार, ठीक। जो स्थिर मुख आकृति होती है वह अंडाकार होती है। स्थिर मुख की आकृति अंडाकार होती है। सरल रेखाओं में घिरी आकृतियों में स्थिरता होती है। सरल रेखाओं से घिरी आकृतियों क्या होती है? स्थिरता होती है। एक मेन टॉपिक में ध्यान देंगे बात, सरल रेखाओं से घिरी आकृति में क्या होता है? स्थिरता होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं, 15वां है। कह रहा है चित्र में वर्णमाला में अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? ठीक, चित्र में वर्णमाला के जो अक्षरों का प्रयोग होता है इसमें से कौन चित्रकार करता है? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, मुगल, मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, एम.एफ. हुसैन। ठीक, तो आपका सही उत्तर होगा पिकासो। जो पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। जो पाब्लो पिकासो हैं वो स्पेन के महान चित्रकार थे। पिकासो का विश्व प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका। पिकासो का प्रमुख जो चित्र है विश्व प्रसिद्ध है वह गुएर्निका है, ठीक। ठीक है, तो अब हम अगले टेस्ट सेट में मिलते हैं। जय हिंद।